संस्कृत से भी लिया गया, इन लोक भाषाओं से भी लिया गया, और सबसे ज्यादा किससे लिया गया? ग्रामर लिया गया उर्दू से। जो उर्दू पैदा हो रही थी, पहले उर्दू पैदा हुई हिंदवी के रूप में 13वीं सदी में, अमीर खुसरो जैसे लोगों के टाइम में पहले हिंदवी पैदा हुई। उसमें से धीरे धीरे उर्दू पहले पैदा हुई। उर्दू में ऑलरेडी मीर गालिब जैसे लोग थे। जब हिंदी 19वीं सदी के अंत में हिंदी खड़ी हुई, हिंदी जो भारतेंदु के समय ये रूप लेने लगती है, और वो विभाजन भी एक सांप्रदायिक विभाजन था। भारतेंदु जिनको हम लोग पूछते हैं वो नहायत सांप्रदायिक आदमी थे और गो हत्या विरोधी आंदोलन के लीडर्स में से एक थे। उत्तर भारत में से लेके बनारस तक के इलाके में जिन लोगों ने हिंदू मेजॉरिटी को सांप्रदायिक आधार पर मोबिलाइज किया, उनको उस रूप में आज तक हिंदी साहित्य वालों ने उस रूप में पहचान नहीं की है। आज तक उनको पूछते हैं, जिसमें भारतेंदु भी थे और दूसरे बनारस के दूसरे राजे रजवाड़े वाले लोग भी थे, और ये बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जैसे लोग थे। तो हिंदी को जबरदस्ती उर्दू से सांप्रदायिक मोबिलाइजेशन के आधार पर अलग किया गया और कहा गया कि हिंदी वो है जिसमें संस्कृत के शब्द ज्यादा होंगे, वगैरह वगैरह, वो सारा। इसका खामियाजा हिंदुस्तान का ये इतना बड़ा इलाका, हिंदी बोलने वाले 55 करोड़ लोग हैं, और ये सबसे कम विकसित इलाका है सांस्कृतिक तौर पर। 55 करोड़ लोगों का के यहाँ जो साहित्य की किताबें निकलती है 500 बिकती हैं, 500 भी अब नहीं बिकती है, 300 का एडिशन निकलता है। 55, दुनिया में कोई इलाका नहीं है, दुनिया का कोई इलाका नहीं है जहाँ एक भाषा लिखने पढ़ने वाले लोगों की तादाद 55 करोड़ हो और उसमें 300 का साहित्य का एडिशन निकलता हो। ये हमारा दर्द है, ये हमारी परेशानी है इसमें। तो नीचे से आने वाला जो आंदोलन था, वर्नाकुलर आंदोलन, हिंदी में आके वो भी विफल हो गया, वो भी नहीं बना। इसलिए हिंदी राष्ट्रीयता का निर्माण नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि हिंदी वो सॉफ्ट ब्लॉब है, जिसमें बाकियों को खोस कर भारतीयता बनती है उसमें। तो भारतीयता कोई ऐसी एक चीज नहीं है, लेकिन एक नीचे से आने वाली। और आखिरी बात मैं कहूंगा कि नीचे से आने वाली दूसरी बड़ी घटना थी भक्ति आंदोलन, जो लोग वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के उभार से भी जुड़ी हुई थी। भक्ति आंदोलन तमिलनाडु में 6वीं-7वीं शताब्दी में शुरू होता है और 1000 साल में वो यात्रा करता है और उत्तर तक पहुंचता है। कई सारे विद्वानों ने लिखा है कि एक्चुअली भारतीयता का जो ताना बाना बुना गया है, ये भक्ति आंदोलन ना होता तो ये बुना ही नहीं गया होता, और हो सकता है कि उसमें सच्चाई हो। भक्ति आंदोलन ने ही सामाजिक सांस्कृतिक जमीन के रूप में भारतीयता का ताना बाना बुना। लेकिन मैं काफी प्रोवोकेटिव बात कहने जा रहा हूँ। उन लोगों से माफी मांगते हुए जो लोग कबीर गा रहे हैं और जो लोग 2.5 आखर प्रेम की लोक यात्रा निकाल रहे हैं, उनसे माफी मांगते हुए मैं ये कहूँगा कि जहाँ उस भक्ति आंदोलन ने तात्कालिक तौर पर एक प्रोग्रेसिव रोल प्ले किया, जिससे किसी को इनकार नहीं हो सकता, क्योंकि जाति व्यवस्था के विरुद्ध वो एक रेसिस्टेंस और रिबेलियन था वगैरह वगैरह, वहीं भक्ति आंदोलन ने हमारे यहाँ होने वाले दार्शनिक विमर्श और वैज्ञानिक चेतना के रास्ते में बहुत बड़ा पहाड़ बन के खड़ी हो गई। और ये होता है जो सामाजिक रूप में प्रगतिशील इवन क्रांतिकारी आंदोलन होता है, वो इतिहास के लंबे दौर में बहुत बड़ी रुकावट भी बन सकता है। हम अगर ये पूछें, हम इस पे खत्म करेंगे कि भक्ति आंदोलन की जो मेरी ये आलोचना है, ये स्वीकार्यता के बाद की आलोचना है। वैसे ही जैसे गांधी की स्वीकार्यता के बाद गांधी की आलोचना है, वैसे ही भक्ति आंदोलन की स्वीकार्यता के बाद ये भक्ति आंदोलन की आलोचना है। और वो आलोचना कैसे स्पष्ट रूप में आपके सामने आती है, एकदम दूर के उदाहरण से हम शुरू करेंगे। जब हम पूछते हैं, जब हम कहते हैं कि सन 1700 में भारत और चीन 55% जीडीपी पैदा कर रहे थे, चीन में वो 4 चीजों का आविष्कार हुआ, जिन 4 चीजों को ये श्रेय दिया जाता है कि उसकी वजह से साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ। वो 4 चीजें क्या थी? बारूद किसने आविष्कार किया? चीन में हुआ 13वीं-14वीं सदी में। छापाखाना, प्रिंटिंग प्रेस चीन में, पेपर चीन में, और चौथा चुंबक
जिसकी बिना चुंबक के बिना समुद्री यात्राएं नहीं हो सकती थी, चुंबक के बिना आधुनिक युग की कल्पना नहीं की जा सकती थी। वो चुंबक चीन में, चारों चीज चीन में, और चीन पिछड़ गया। यूरोप जो बर्बर था, जो लड़ मर रहा था धर्म के नाम पर, पहले विश्व युद्ध से पहले सबसे बड़ी मारकाट जो है वो 1618 से 1648 के बीच में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में हुआ था। जो कबायली समाज जैसा था वो आगे निकल गए, चीन पीछे छूट गया और भारत और भी पीछे छूट गया। तो ये सवाल पूछा जाता है कि यूरोप क्यों आगे निकल गया या भारत क्यों पीछे छूट गया। तीन बड़ी सभ्यताओं के बारे में ये कहा जाता है कि चीन में वैज्ञानिक क्रांति होनी चाहिए थी, भारत में वैज्ञानिक सांस्कृतिक क्रांति होनी चाहिए थी, और 9वीं से 13वीं सदी के बीच में जो मुस्लिम समाज था, मिडिल ईस्ट था, वो सबसे उन्नत समाज था। उन्होंने ही ग्रीक नॉलेज बचा के रखा था, ताकि ग्रीक्स को ही ग्रीक्स नॉलेज पता नहीं था, यूरोपियंस को यूरोपियन ग्रीक नॉलेज पता नहीं था। अरबों ने सिखाया उनको, वो ट्रांसलेट करके रखे हुए थे, और फिर अरबिक से स्पेनिश में अनुवाद हुआ और लैटिन में अनुवाद हुआ। तो इस्लामी समाज जो गोल्डन पीरियड था इस्लामी समाज का, 9th से 13th सेंचुरी, वहां क्रांति होनी चाहिए थी, कहीं नहीं हुआ और यूरोप में हुआ उसमें। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि इन सारे समाजों में कुछ अवरोध पड़े हुए थे और कुछ तो इत्तफाकिया था। इत्तफाकिया था कि वहाँ, अब उसमें भी आज विस्तार में जाने की का समय नहीं है, क्रिश्चियनिटी का इतिहास कुछ ऐसे चला कि वहाँ ऐसा दार्शनिक विमर्श धर्म के अंदर पैदा हुआ, जिसकी वजह से धर्म के अंदर से दर्शन और विज्ञान पैदा हुआ उसमें। तो कुछ उनको इत्तफाकिया फायदे मिले, वो छांट के रख सकते हैं, लेकिन हमको अपना देखना है ना कि हम क्यों पीछे छूट गए। और जब भारत में इस प्रश्न को नीडहम क्वेश्चन कहा जाता है। नीडहम एक प्रसिद्ध केमिस्ट थे, ब्रिटिश केमिस्ट थे, जिनके एक चाइनीज स्टूडेंट ने ये पूछ लिया कि चाइना में क्यों नहीं हुआ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, और बाकी सारा समय, लगभग अपने जीवन के बाकी 50 साल उन्होंने चाइना के अध्ययन में बिताए, और चाइना का अध्ययन जो एक वैज्ञानिक कर रहा था, उसके अब तक 30 वॉल्यूम्स के करीब मोटे मोटे वॉल्यूम्स निकल चुके हैं। चाइना के विज्ञान और दर्शन का जितना इतिहास लिखा गया है नीडहम प्रोजेक्ट में, उतना दुनिया के, इवन यूरोप के विज्ञान का वैसा इतिहास उपलब्ध नहीं है। भारत में वैसा होना चाहिए, और भारतीयों को ये एक न एक दिन प्रश्न पूछना पड़ेगा कि हम क्यों पीछे छूट गए, और उनको इस जवाब तक मुझे पक्का भरोसा है कि बहुत सारे इसके कारण निकलेंगे, लेकिन उसमें एक बड़ा कारण ये निकलेगा कि यहाँ पर भक्ति आंदोलन हुआ। भक्ति यहाँ मैं थोड़ा सा इंटरव्यू करूँ, ये इंटरवेंशन नहीं है, ये एडिशन है आपकी बात की। क्रिश्चियनिटी में मनुष्यों को इस संसार में जीना सिखाना, उसके लिए उसमें उनको स्किल्स डेवलप करना सिखाना, वो प्राथमिकता है। इस्लाम में जितने भी एशिया में धर्म जो पैदा हुए, उनमें मनुष्यों को अपने जीवन को सब्लिमेट करके परम तत्व में मिलाना शामिल था। तो एक तो ये समस्या थी, और भक्ति आंदोलन की जो समस्या थी वो ये थी कि वो एक समय तक तो बहुत ही अच्छी तरह से कल्चरल एफिनिटी पर चलता रहा, बल्कि एक सार्वभौमिक जो मानवतावाद है उसके जो सिद्धांत हैं उनकी बात कर रहे थे। लेकिन 15वीं सदी आते आते भक्ति आंदोलन राम भक्ति और कृष्ण भक्ति सगुण में आ गया। वो निर्गुण से शुरू हुआ था, सगुण में आया, और वो भी वैष्णव भक्ति में आया, और बीच बीच में उसमें भी ओवरटोन्स थे कि पुनर्जन्म होगा, ये 84 करोड़ योनियां, इन सब का वो जो पुरानी जो थीम्स थी वो भी काम करती रही लगातार। और इसकी वजह से क्या हुआ कि मनुष्यों का जो एक भारतीय समाज में, कभी कभी मुझे लगता है कि ये वो समाज है जिसने इतना पहले जाके कॉलोनाइजेशन शुरू किया था। आखिर एशिया में, मतलब वियतनाम तक अगर आप गए और उनको हिंदू बनाए, और चीन तक गए, फिलीपींस की राजभाषा 400 साल पहले तक संस्कृत थी, तो वो आपके लिए पलक पावड़े बिछा के तो बैठे नहीं थे, है ना। आपने भी अच्छी मारकाट करके वहाँ पहुँचे थे, उनके जो मंदिर थे, जो आस्थाएं थी, उनको ध्वस्त करके अपने को स्थापित किया। वो कौन सा दौर था, वो कौन सा क्षण था इतिहास का, जब एक ऐसा नियम बन गया कि समुद्र पार करने से धर्म जाता है।
तो आपने वो जो एक उद्यम था और जो एक समृद्धि को पैदा करने का एक जो चाहत थी, वो आपने परम तत्व में रोक लगा। शामिल होने में उसके ऊपर से आपने पकड़ छोड़ दी। ट्रांसेंडेंटल पारलौकिक पर जोर था। यस, मैं खत्म करूंगा, सॉरी आपने शुरू कर दी बात इसमें, लेकिन मैं सिर्फ खत्म करने के लिए एक बात पर खत्म करूंगा। वो बात कहनी जरूरी है, इसलिए मैं अभी ही चुप हो जाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मुझे वो कहना पड़ेगा। जब हम ये कह रहे हैं कि भारतीयता की ऐतिहासिक अवधारणा इन तत्वों को मिलाकर, 3 ऊपर से 2 नीचे से लेके मिला के हम बनाएंगे, तो क्या ये वाला लेकर के अब हम चौराहे पर चलें और लोगों को बताएं कि भारतीयता ऐतिहासिक है? ये नहीं होगा। हम वामपंथियों की आदत पड़ी हुई है कि जो भी हम आपस में विमर्श करते हैं उसमें कहते हैं कि तत्काल जनता के पास चलो, जनता के पास टेस्ट होगा, तुम्हारी बात मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। ऐसे क्रूड भारतीयता के प्रचार के लिए में भी 100 साल लगे हैं। भारतीयता हिंदू है, इस बात को स्थापित करने में 100 साल का बड़ा मुश्किल काम लगा है, जिसमें हिंदू महासभा के भी आर्य समाजियों से शुरू करके और आज के आरएसएस तक ये पहुंचा है। तो ये जो हमारे में एक तरह से जो हम कहते हैं कि एलिटिज्म का, राजनीति तो केवल जनता में होती है, तो आपके सारे बौद्धिक विमर्श का और इतना बकबक करने का क्या फायदा है अगर जनता इसको नहीं समझेगी? तो ये गलत धारणा है। आपको जनता तक ले जाने के लिए जो बात पकानी पड़ेगी, उस बात को पकाने में 5, 10, 20 साल भी लग सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम आपस में ये बातें करने को तैयार नहीं हैं, आपस में ये प्रश्न उठाने को तैयार नहीं है, और हम पूछते हैं कि ये वाली भारतीयता के इस विमर्श से 2024 में क्या होगा। तो हम 2024 से ही हमने शुरू किया था कि 2024 में अगर ये रिजीम फिर वापस आ गया तो वो भारत का अब तक का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा और भारतीय समाज नष्ट हो जाएगा। और उसकी भी बड़ी हानि होगी। हाँ, हिंदू धर्म की भी हानि होने वाली है उसमें। लेकिन उसी सवाल से शुरू करके ये क्यों जीतते हैं, या जिस हद तक जीतते हैं, ये क्यों जीतते हैं? सारे लोगों के नाराजगी के बावजूद 2024 में इनका खतरा फिर भी क्यों कायम है? उसी से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये वाली बातें हम आंदोलनों के लोग, पार्टियों के लोग, हम जैसे छोटे छोटे ग्रुपों के लोग अगर आपस में नहीं करेंगे और तुरंत ये कहने लगेंगे कि आप अपने विद्वत्ता का प्रदर्शन, हम चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं तो आपने अच्छे मौका का लाभ उठा लिया कि आपने अपनी सारी विद्वत्ता बघार दी कि आपको ये भी आता है और वो भी आता है। ये वो नहीं है। ये बड़ा प्रैक्टिकल पॉलिटिकल सवाल है जिसको खोलने के लिए हम आपस में तैयार हैं कि नहीं। और 2024 में हमारे किए नहीं होगा। वामपंथ जो है वो हिंदुत्व को नहीं हरा सकता। वामपंथ अगर नहीं सहारा लेगा उदार राष्ट्रवाद का, उसी सिविक नेशनलिज्म का, उस उदार राष्ट्रवाद का सहारा नहीं लेगा तो वामपंथ के हराने से हिंदुत्व का बाल बांका नहीं होने वाला है। तो अभी आप उदार राष्ट्रवाद का, बुर्जुआ राष्ट्रवाद जिसको आप कहेंगे, उस बुर्जुआ उदार राष्ट्रवाद को मदद पहुंचा के हरा दीजिए मोदी को। लेकिन अगर आप अपनी जमीन पैदा करना चाहते हैं तो आपको इन सवालों से तो जूझना पड़ेगा ना, जिनको 5-10 साल पकाना पड़ सकता है। ये कौन कर रहा है? कौन सी हर पार्टी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है? हम लोगों की, हम छोटे पैमाने पर जानते हैं, हम लोगों की बातचीत या अगर कहीं हमारी ज़्यादातर मीटिंगें जूम पे होती हैं, रिकॉर्ड करके कोई तो देख लेगा, हम यूट्यूब पे डाल देते हैं। तो आप जानते हैं यूट्यूब पर लोग मिलियंस में देखते हैं चीज़ों को, हमारा कितना देखते हैं? 79, 113, 300, सबसे ज्यादा जो देखा गया है वो 600। इतना ही देखते हैं। कौन देखता है? वामपंथ के बहुत सारे लोग देखते हैं। 2 कारणों से देखते हैं। एक तो हमको पीटने के लिए देखते हैं और दूसरा ये कि हमारी ही बात, उससे हम खुश हैं, हमारी ही बात वो फिर कहने लगते हैं टुकड़े टुकड़े में। उसमें उसके हम लोगों के पास उदाहरण है, बड़े बड़े लीडर्स के उदाहरण हैं। हम ये साबित कर सकते हैं कि हमारी बात जो है वो लीडर्स बोल रहे हैं, उसके लिए हम खुश हैं, क्योंकि हम कोई रॉयल्टी नहीं चाहते, हम कोई नाम नहीं चाहते। हम गुमनाम लोग हैं। अपना काम जो बड़े लीडर्स ने नहीं किया वो हम करने की अपनी औकात के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि ये पॉपुलिज्म छोड़िए, तत्काल इस कसौटी पर मत
कसिए की जनता का कौन सा हिस्सा हमारी बात आज ही समझने को तैयार है? पहले खुद समझिए, अपने से पूछिए कि आपके पास इस बात का क्या जवाब है कि हिंदुत्व का आकर्षण भारतीय जनता में कहां से आता है? इस बात का क्या जवाब है आपके पास कि नेहरू जैसे देश, मोदी का देश कैसे बन गया? इस बात का क्या जवाब है कि अंबेडकर जैसे पूजे जाने वाले लीडर के बावजूद दलित समस्या रत्ती भर हल क्यों नहीं हुई? और अगर किसी हद तक हल हुई तो संविधान की वजह से हल हुई, आधुनिकता की वजह से हल हुई, नागरिकता की वजह से हल हुई, रिजर्वेशन की वजह से हल हुई, दलित आंदोलन की वजह से हल नहीं हुई उस बड़े पैमाने पर। तो ये सवाल हम कब पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, ये हम लोगों की अपील है। यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। बाकी देखिए, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कि हम पूछेंगे किनसे।